नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने राहु और केतु की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं राहु और केतु की बात कैसे कर रही हूँ। चूंकि राहु और केतु जल्द ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में अपनी सम राशि मेष और तुला में विराजमान हैं और 30 अक्टूबर को अपनी सम राशि मीन और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। ये समय रहेगा दोपहर 2:13 पर। राहु और केतु एक राशि में लगभग 18 माह तक विराजमान रहते हैं, यानी 1.5 वर्ष का समय आप समझ लीजिए। तो राहु और केतु 18 मई वर्ष 2025 को शाम 4:35 पर पुनः राशि परिवर्तन करते हुए कुंभ और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु और केतु का एक राशि में गोचर रहता है 18 माह, यानी 12 राशियों का ये चक्र 18 वर्ष में जाकर पूरा होता है। अब आपने कभी सोचा है कि ये छाया ग्रह होते हुए भी इतने पावरफुल कैसे हैं? तो इनकी उत्पत्ति पर आ जाते हैं। स्वर्ण भानु नामक राक्षस, जिसने भेष बदलकर देवताओं के बीच में जाकर खड़ा हुआ और अमृत पान किया, भगवान विष्णु कुपित हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर्ण भानु का गला काट दिया। और उसके बाद हुई 2 ग्रहों की उत्पत्ति, जो कि थे राहु और केतु। ये कहानी तो हर व्यक्ति को पता है, पर क्या आप जानते हैं कि स्वर्ण भानु के वंशज कौन थे? स्वर्ण भानु के वंशज थे कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी की संतान थे। तो आप सोचिए कि जब इतने पावरफुल वंश से होंगे तो राहु और केतु अपना प्रभाव डालने से कैसे चुकेंगे। इसीलिए छाया ग्रह होते हुए भी इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। इन्हें वक्री ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये उल्टी चाल चलते हैं। जहां सभी ग्रह सीधा चलते हैं, ये उल्टा चलते हैं। जैसे मेष से मीन और मीन से वापस कुंभ में जा रहे हैं राहु। और राहु, केतु और शनि क्रूर और पाप ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं। अब इन तीनों के बीच में भी एक अनोखा संबंध है, चूंकि शनि छाया पुत्र है और राहु और केतु छाया ग्रह है। इसीलिए इन ग्रहों को क्रूर और पाप ग्रहों की संज्ञा दी गई है। हालांकि मैं आपको बताऊं तो मनुष्य क्रूर और पापी होता है, और ये ग्रह तो बस मनुष्य के कर्मों का हिसाब उसे जरूर देते हैं। और चूंकि ये ग्रह मनुष्य के कर्मों का हिसाब उसे बराबर इसी जन्म में देते हैं, इसीलिए हमने इन ग्रहों को क्रूर और पापी बोल दिया। अब राहु और केतु की बात करते हैं, तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ज्योतिष में ज्यादातर राहु की बात ज्यादा होती है। राहु को अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि केतु के पास ओनली दिल है, आंखें नहीं है, और वे दिल से सोचते हैं। मोक्ष प्रदाता ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। क्षमा करना केतु को आता है, परंतु राहु इसके विपरीत दिमाग से सोचते हैं। इनकी दृष्टियां भी होती है, और दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम होती है, और वो शनि की तरह हानिकारक होती है। साथ ही इन्हें बदला लेना आता है, ये किसी को भी छोड़ते नहीं है, न इनको माफ करना आता है। इसीलिए राहु हमेशा अधिक प्रभावशाली रहे हैं केतु से। और आज मैं चर्चा भी राहु की करूंगी कि मीन राशि वालों के लिए राहु का ये जो राशि परिवर्तन है, ये क्या परिणाम लेकर आने वाला है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि गुरु राहु का चांडाल योग समाप्त हो रहा है, तो ये सभी राशियों के लिए अच्छी खबर है। गुरु फ्री हो जाएंगे, राहु पर शनि की दृष्टि खत्म हो जाएगी, जिससे राहु की अग्रेसिवनेस भी थोड़ी सी कम होगी। पर यहां पर राहु पुनः गुरु की ही राशि में बैठ रहे, यानी मीन राशि में बैठ रहे। पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि शनि, राहु और केतु तीनों ये जो क्रूर ग्रह है, अगर गुरु की राशि में बैठे तो इनकी क्रूरता फिर भी थोड़ी सी कंपैरिजन में कम रहती है। कंपैरेटिवली अलग, कम दूसरी राशियों से ये इस राशि में कंपैरेटिवली कम अग्रेसिव रहते हैं, क्योंकि गुरु देवताओं के देव गुरु बृहस्पति हैं, और इनका सम्मान ये तीनों ग्रह भी करते हैं। अब मीन राशि की बात करते हैं, क्योंकि आपकी तो राशि में ही राहु ग्रह आ रहे हैं। अब तक आपके 12th हाउस में बैठकर राहु फिर भी ठीक थे,
फिर भी ठीक ठाक रिजल्ट दे रहे थे, कर्म के हिसाब से आपको ठीक रिजल्ट दे रहे थे, आध्यात्मिकता से जोड़ रहे थे। पर अब राहु आ गए हैं आपकी ही राशि में, और ये जो देखिए मैं राशि परिवर्तन दे रही हूं, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे मीन राशि मीन लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब यहां पर आपकी राशि में आकर राहु बैठ गए हैं, पर्सनैलिटी को भ्रमित कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु डराते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट या फिर अंडर कॉन्फिडेंट बनाते हैं। इस समय आप अपने माइंड को जितना सेट और बैलेंस रखेंगे उतना ही आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि राहु बार बार पग पग पर आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। आप समझिए कि अगर व्यक्ति की पर्सनैलिटी खराब हो गई तो सभी चीजों में उसके काम बिगड़ने लगे। कुछ एकदम से बदलाव आपको अपनी पर्सनैलिटी में नजर जरूर आएंगे, क्योंकि आप राहु बैठे तो वो ऐसा तो नहीं है कि अपनी प्रवृत्ति को बदल दें, तो वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट जरूर करेंगे। यानी कोई छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव हो जाना, अपने आप को सुपीरियर समझना, थोड़ा ईगो ज्यादा आ जाना, लोगों को कम आंकना, इस प्रकार की प्रवृत्ति जरूर आ जाती है। कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो कभी बहुत अनायास छोटी सी चीज से भी डर गए और अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। तो ऐसी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी ना होने दें। वही व्यक्ति स्ट्रांग होता है जो कि अपने व्यक्तित्व को स्ट्रांग रखता है, किसी के आने जाने किसी भी चीज से वो प्रभावित नहीं होता, वह सबसे स्ट्रांग व्यक्ति होता है। राहु आपकी राशि में आकर जरूर बैठे, पर अगर आपने अपने माइंड को सेट कर लिया, आप विनम्रता और धैर्यता को आपने अपना वस्त्र बना लिया और उसे पहन लिया, तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर ददियाल वालों से भी आपको, ददियाल पक्ष से भी आपको संभल कर रहना होगा। उनके मामले में रिश्तों में सावधानी रखें, वो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा बचे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। अपने काम से काम रखें, अपने घर के बड़ों की सलाह कंफ्यूजन में ले सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय बहुत जल्दी से ना लें, शांति से धैर्य से सोचते हुए अपने काम करें। किसी घर के बुजुर्ग की सलाह अगर लेनी पड़े तो उसमें झिझकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तभी राहु आपको प्रभावित नहीं करेंगे और आप बहुत बैलेंस होकर चलेंगे। अब राहु की दृष्टियों की बात करूं तो राहु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि अच्छी नहीं है। करियर में दिक्कतें ला सकती है, पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती है, संतान पक्ष की तरफ से चिंता हो सकती है, आपके बच्चे पथभ्रष्ट हो सकते हैं, नशीले पदार्थों की तरफ अग्रेसित हो सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको अपने बच्चों को रोकना होगा, उन पर नजर रखनी होगी, उनको प्यार से समझाना होगा और उन्हें पथभ्रष्ट होने से रोकना होगा। सुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना होगा। छात्रों के लिए यह समय डिस्ट्रैक्शन का जरूर रहेगा। डिस्ट्रैक्शन किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, चाहे वो पिक्चरों का हो, घूमने फिरने का हो, मादक पदार्थों का हो, चाहे डिस्ट्रैक्शन किसी भी लड़की का हो या किसी भी तरह की चीज का हो। अपने जीवन में डिस्ट्रैक्शन को ना आने दें, अपने प्रयासों को डबल कर दें। अपने गोल को हमेशा याद रखें। अगर आप अपने गोल को हमेशा याद रखेंगे तो डेफिनेटली उस गोल को अचीव भी कर लेंगे और कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत कर लें। अब राहु की सप्तम दृष्टि पर आए तो सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि व्यापारी वर्ग के लिए अच्छी नहीं है, पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए अच्छी नहीं है। जीवन साथी के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि केतु ऑलरेडी बैठे हैं और राहु की दृष्टि हो रही है। इसीलिए अपने रिश्ते के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को स्थान न लेने दें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब राहु की नवम दृष्टि की बात करते हैं तो राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपके भाग्य को फ्लक्चुएट कर सकती है। आपको इस समय कर्म प्रधान बनकर काम करना पड़ेगा।
भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे, कर्म प्रधान बने और अपने कार्यों को साधते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। यात्राएं जरूर होगी, विदेशों से यात्राएं आपकी हो सकती है, विदेश जाने के योग बन सकते हैं, पर अगर काम के सिलसिले में जाएंगे तो ये यात्राएं सफलतादायक रहेगी। करियर को लेकर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको झेलना पड़ सकता है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को कुछ पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रगल अधिक करना पड़ सकता है। इसलिए सही तरीके से सही मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करें, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि मीन राशि वालों के लिए राहु उनकी पर्सनैलिटी के भाव में ही बैठे हैं, तो ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। अब क्या उपाय करें कि राहु के रिजल्ट ठीक मिले, आप भ्रमित न हो, राहु आपको न डराए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे। तो अमावस्या के दिन मंदिर में आपको 4 नारियल दान करने हैं। अशोक के पत्ते और चंदन के परफ्यूम को पानी में मिलाकर आपको रोजाना नहाना चाहिए। वहीं आपको गणेश जी की पूजा आराधना रोजाना करनी चाहिए। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्रम और गणेश अथर्वशीष का पाठ रोजाना जरूर करें। गणेश जी पर साबुत मूंग चढ़ाएं। आपको काली चीजों का, काले तेल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, इनका दान शनिवार के दिन आपको जरूर करना चाहिए। पशु पक्षियों की सेवा करें। पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था रोजाना करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि राहु के दोष से आपको मुक्ति दिलवा सकते हैं और राहु के रिजल्ट को पॉजिटिव कर सकते हैं, बैड इफेक्ट को कम कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। पर ये उपाय मैंने आपको गोचर की स्थितियों के आधार पर बताए। अब आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन क्या है, उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी। क्योंकि जन्म कुंडली का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर जरूर पड़ता है, उसके जीवन पर पड़ता है। जीवन से जुड़ी हुई कुंडली है उसके। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से राहु के इस गोचर भ्रमण की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अन्य ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।